नमस्कार बच्चों, देखिए अपन जो है जनन तंत्र पढ़ चुके थे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। आज अपन पढ़ेंगे प्रजनन की अवस्थाएं कि जनन के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। तो अपन सबसे पहले जनन के अंदर मुख्य अवस्थाएं आती हैं। एक आती है युग्मनज जनन, दूसरी जो होती है युग्मनज जनन की युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, किस तरह से बनते हैं। जो अपन ने पढ़ा है कि नर जनन तंत्र में जो है नर युग्मक या शुक्राणु बनते हैं और मादा जनन तंत्र में अंडाणु बनते हैं। तो शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है और मादा के अंदर अंडाणु बनने की क्रिया अंड जनन कहलाती है। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दोनों को अपन क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। दूसरा अपन पढ़ेंगे निषेचन कि युग्मकों का संलयन किस प्रकार से होता है या निषेचन किसे कहते हैं। थर्ड अपन पढ़ेंगे भ्रूण का रोपण या विदलन और लास्ट अपन पढ़ेंगे प्रसव। तो अपन लिखेंगे कि प्रजनन की अवस्थाएं निम्न है। लिखेंगे कि प्रजनन की अवस्थाएं निम्न होती हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे युग्मक जनन। क्या पढ़ेंगे? युग्मक जनन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे युग्मक जनन। देखिए युग्मनज जनक जो होता है इसको अपन गेमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं। युग्मक जनन को अपन क्या कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। और इसके अंदर लिखेंगे कि वर्षण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? युग्मक जनन। कि वर्षण में बनेंगे शुक्राणु एवं अंडाशय में बनेंगे अंडाणु। क्या लिखेंगे कि वर्षण एवं अंडाशय में अगुणित युग्मक जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? अगुणित युग्मकों के निर्माण की विधि को युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। देखो वर्षण जो होता है उसके अंदर जो है नर युग्मक या शुक्राणु बनते हैं। मादा के अंदर जो है अंडाशय जो है उससे अंडाणु बनते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि वर्षण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों के निर्माण को विधि को अपन क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। और इस क्रिया में अपन युग्मक जनन की क्रिया में क्या होता है कि वर्षण से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अपन लिख देंगे कि इस क्रिया से या इस क्रिया से नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु या अंड भी लिख सकते हैं। युग्मक जनन की क्रिया से मादा जो होती है उसमें अंडाणु बनते हैं और नर जो होता है उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, देखो शुक्राणु बनने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाएगी? शुक्र जनन। और मादा के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? अंड जनन। तो अपन नेक्स्ट लिख देंगे कि नर में शुक्राणु बनने, या सीधा लिख देंगे शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन, बनने की क्रिया को तथा अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। अपन ये लिख सकते हैं कि वर्षण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मक बनने की क्रिया जो होती है वो युग्मक जनन कहलाती है। वर्षण जो होते हैं उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। और युग्मक जनन की क्रिया से नर जो होता है उसमें शुक्राणु बनते हैं, मादा जो होती है उसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है।
शुक्राणु, जो नर में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं और मादा के अंदर अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि अंड जनन एवं शुक्र जनन की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। क्यों? अंड जनन के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है और शुक्र जनन में शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए दूसरा अपन चरण पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे निषेचन। दूसरी प्रजनन की अवस्था है वो है निषेचन। निषेचन को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए निषेचन जो होता है, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। देखिए एक तो होता है नर और दूसरी होती है मादा। नर जो होता है उसके अंदर नर युग्मक या शुक्राणु बनते, नर युग्मक या क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और ये शुक्राणु और नर युग्मक जो होते हैं अगुणित प्रकार के होते हैं। मादा जो होती है उसके अंदर मादा युग्मक या अंडाणु बनते हैं और ये मादा युग्मक और अंडाणु जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अगुणित प्रकार के। और इन युग्मकों का संलयन जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इन युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है, क्योंकि अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक दोनों के संलयन से जो है निषेचन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज वृद्धि करके किसको बनाता है, भ्रूण को बनाता है। ये भी क्या होता है, द्विगुणित होता है और इससे क्या बन जाता है, नया जीव बन जाता। तो अपन जो है निषेचन में केवल इतनी ही परिभाषा लिखेंगे कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। और ये जो है नर और मादा युग्मक संलयन की क्रिया करके युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाता है और भ्रूण से नया जीव बनता। देखिए तीसरा जो होता है उसको अपन लिखेंगे, तीसरी प्रजनन की अवस्था, उसको अपन लिखेंगे भ्रूण का रोपण। क्या लिख सकते हैं, भ्रूण का रोपण, या लिख सकते हैं विदलन। देखिए भ्रूण का रोपण या विदलन, क्लीवेज जिसको अपन कहते हैं उसको अपन बोलेंगे विदलन। देखिए भ्रूण का रोपण या विदलन दोनों एक ही होता है। ये लिखेंगे कि युग्मनज जो बना है, द्विगुणित युग्मनज जो बनता है, जाइगोट जो बनता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने से एक संरचना बनती है। देखो युग्मनज, युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से एक संरचना बनती है जिसको अपन क्या कहते हैं, कोरक कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं, कोरक कहते हैं, ब्लास्तुला कहते हैं। देखिए समसूत्री विभाजन होता है कि ऐसा विभाजन जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर के अपने समान दो कोशिकाएं बनाती हैं और बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है, समान होती है मात्र कोशिका में। ये एक कोशिका विभाजित होती है, दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका, नहीं बनने वाली कोशिकाएं पुत्री कोशिकाएं कहलाती हैं। और एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बनाती हैं। बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। जैसे यहाँ मात्र कोशिका में 2n गुणसूत्रों की संख्या है, तो नहीं बनने वाली कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 2n होगी। तो देखिए युग्मनज जो है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा एक संरचना बनती है जिसको कोरक कहते हैं। और कोरक जो है जाकर के गर्भाशय के अंदर रोपित होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कोरक का गर्भाशय में रोपण होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, भ्रूण का रोपण या विदलन। तो इसमें अपन लिखेंगे कि युग्मनज, युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट, जो द्विगुणित होता है। युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा
एक संरचना बनती है जिसे कोरक कहा जाता, जिसे कोरक कहा जाता। कोरक का गर्भाशय में अंतः स्थापित होना भ्रूण का रोपण कहलाता है। भ्रूण का रोपण कहलाता है। क्या लिखेंगे कि युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने से एक संरचना बनती है जिसको कोरक कहते हैं। ये कोरक गर्भाशय की अंतः भित्ति में धंस जाती है, रोपित हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, भ्रूण का रोपण कहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रसव कि भ्रूण रोपण के बाद भ्रूणीय विकास की। प्रसव क्या लिखेंगे कि भ्रूण रोपण के बाद भ्रूण रोपण के बाद भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं, भ्रूण रोपण के बाद भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता। भ्रूण रोपण के बाद भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर जो बच्चा जन्म लेता है उसको अपन क्या कहेंगे, गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर जो बच्चा जन्म लेता है जो बच्चा जन्म लेता है और शिशु जन्म की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। शिशु जन्म की इस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि अपने युग्मक जनन की वर्षण एवं शुक्राणु के द्वारा वर्षण एवं अंडाशय के द्वारा युग्मक बनाने की क्रिया को अपन युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन में नर के अंदर जो है शुक्राणु बनते हैं, मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। नर के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो वर्षण में बनते हैं, मादा में जो अंडाणु बनते हैं, अंड बनते हैं, वो अंडाशय में बनते हैं। वर्षण और अंडाशय दोनों ही जो है प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। जो नर के अंदर जो है वर्षण पाया जाता है, मादा के अंदर जो है अंडाशय पाया जाता है। देखिए, अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं और शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। तो अंडाणु जनन और शुक्र जनन दोनों की क्रिया जो है मिलाकर के युग्मक जनन कहलाती है। दूसरी अपन ने अवस्था पढ़ी है, वो पढ़ी है निषेचन, कि नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप एक संरचना बनती है जिसको युग्मनज कहते हैं और ये युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण को बनाता है और भ्रूण वृद्धि करके नए जीव को बनाता है। इसके बाद में अपन ने तीसरी अवस्था पढ़ी है, वो पढ़ी है विदलन या भ्रूण का रोपण। देखिए, युग्मनज जो होता है द्विगुणित जो बना है नर और मादा युग्मकों के संलयन से, निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है उसके अंदर क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने से कोरक बनता है और ये कोरक गर्भाशय की अंतः स्तर में रोपित हो जाता है। उसको अपन भ्रूण का रोपण या विदलन कहते हैं। भ्रूण का रोपण होने के बाद में क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। जितनी भी भ्रूणीय अवस्थाएं होती है उनसे भ्रूण जो है गुजर जाता है और भ्रूणीय विकास होने के बाद गर्भस्थ जो शिशु होता है
और उस गर्भस्थ शिशु का जो है माता के शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। या शिशु के जन्म लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। ये थी अपने जनन की मुख्य अवस्थाएं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। देखिए, जीवों के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का काम करने के लिए अपने शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो अपन नेक्स्ट लिखेंगे तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। क्या पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र कि जीवों के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो किया जाता है वो तंत्रिकाओं के द्वारा किया जाता है। और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अपन विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं वो अपना स्राव सीधा ही रक्त के अंदर डालती है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित करने का काम करती है। तो अपन ये कहेंगे कि अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अपन विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने अंतःस्रावी तंत्र जो होता है इसको अपन लिखेंगे कि जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिकाओं द्वारा किया जाता है। जीवों के अंदर जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है वो तंत्रिकाएं करती हैं। जैसे अपना हाथ किसी गर्म वस्तु को छू जाता है तो उसको अपन क्या कहेंगे कि गर्म वस्तु को अपना हाथ छूता है तो वो तंत्रिकाएं, हाथ की तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क को सूचनाएं देती हैं। मस्तिष्क जो है मेरुरज्जु को सूचनाएं देती हैं हाथ की तंत्रिकाएं, और मेरुरज्जु मस्तिष्क को सूचित करता है। मस्तिष्क जो है जो भी उद्दीपन देता है उसको जो है हमारे हाथ की वहाँ से तंत्रिकाएं हाथ को हटा लेती हैं। तो अपन जीवों के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य किया जाता है वो विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के द्वारा किया जाता है। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र कि यह तंत्र शरीर के जितने भी आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के जितने भी उद्दीपन होते हैं उनको जो है लिखेंगे हमारे शरीर की बाह्य एवं आंतरिक, हमारे शरीर के बाह्य एवं आंतरिक, या ये लिख देंगे कि यह तंत्र शरीर के सारे अंगों के बाह्य एवं आंतरिक, यह तंत्र हमारे शरीर के सारे अंगों के यह तंत्र हमारे शरीर के सारे अंगों के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण के बदलाव के साथ वातावरण के बदलाव के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि हमारे शरीर के सारे अंग हैं उनके बाह्य एवं आंतरिक वातावरण के अनुसार तेज समन्वय अनुसार वातावरण के बदलाव के अनुसार तेज समन्वय बनाता है या तेज समन्वय बनाता है।
कि वातावरण के अनुसार या वातावरण के बदलाव के अनुसार हमारे शरीर में समन्वय स्थापित करता है तथा तंत्रिकीय आवेगों का संवहन करता है, तथा तंत्रिकीय आवेगों का संवहन करता है। तंत्रिका जो आवेग देती है उनके अनुसार चलता है, तंत्रिकीय आवेगों का संवहन करता है। मानव तंत्रिका तंत्र जो होता है, हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनको बाह्य एवं आंतरिक वातावरण के बदलाव के अनुसार जो है उनमें समन्वय स्थापित करता है, उनको नियंत्रित करने का काम करता है और तंत्रिकीय आवेगों का संवहन करने का काम करता है। और साथ ही ये क्या करता है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनको जो है ये नियंत्रण करने का काम करता है। साथ ही हमारे अंगों को नियंत्रित करने का काम करता, नियंत्रित करने का काम करता। तो हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे शरीर की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं उनको नियंत्रित करता है, उन तंत्रिकाओं के आवेगों के अनुसार कार्य करता है और अपने जो है वातावरण के अनुसार जो भी बदलाव आता है उसको जो है कंट्रोल करने का काम करता है या उनमें समन्वय स्थापित करने का काम करता है। देखिए अपन जो है मानव तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र के अंदर अपने सबसे पहले अपन बात करेंगे तंत्रिका तंत्र। किसकी बात करेंगे? तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अपन यहाँ दो प्रकार का तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क से मेरुरज्जु आते हैं, एक पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए आप नेक्स्ट क्लास में उठ जाएंगे तो वहाँ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी पढ़ेंगे। तो अपन पहला पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा पढ़ेंगे अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये अपने जो है दो तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए अपन जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है उसके दो भाग पढ़ेंगे। एक कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। के दो भाग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। एक कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र फिर से दो प्रकार का होता है। एक अनुकंपी और दूसरा होता है पेरा अनुकंपी। लिख देंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा लिख देंगे परानुकंपी। दो प्रकार का होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में भी दो प्रकार होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पेरानुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखिए इसके अलग अलग भाग होते हैं। एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क के फिर से तीन भाग होते हैं और तीन भागों के बारे में अपन कौन सा भाग क्या काम करता है यहाँ अपन डिटेल से पढ़ेंगे। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं।
पहला जो भाग होता है मस्तिष्क का उसको अपन कहते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा जो भाग होता है उसको अपन कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और तीसरा जो भाग होता है उसको अपन कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ये कह सकते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क जो होता है उसके फिर से तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र फिर से दो प्रकार का होता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अपन पढ़ेंगे एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा पढ़ेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा अपन पढ़ेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो हमारे शरीर में जितनी भी तंत्रिकाएं होती है वो हमारे शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों का वातावरण के अनुसार जो बदलाव होता है उसका समन्वय स्थापित करती है, हमारे शरीर के अंगों को नियंत्रित करती है और साथ ही ये तंत्रिकाएं जो होती है वो जीवों के अंदर समन्वय स्थापित करने का, नियंत्रण करने का काम करती है और तंत्रिकीय आवेगों को जो है संचालित करने का काम करती है। देखिए तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उसके दो भाग पढ़ेंगे, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं, एक मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। मस्तिष्क जो होता है वो हमारे शरीर का मुख्य सोचने वाला अंग होता है और इसके भी तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। या ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु और उससे मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो होती है वो किसको बनाती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसके अंदर जो है दो प्रकार का कि अपने जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अलावा जितनी भी जो तंत्रिकाएं हैं वो किसको बनाती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र को बनाती। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। इसकी बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र लिखेंगे कि इस तंत्र में या इस तंत्र को मस्तिष्क, इस तंत्र को मस्तिष्क से मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं बनाती है। इस तंत्र को कौन बनाता है कि मस्तिष्क, इस तंत्र को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु तथा इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं बनाती हैं। अपन सबसे पहले बात करेंगे जो है मस्तिष्क की, या इसके अंदर दो अंग आते हैं। पहला आता है अपना मस्तिष्क जिसको अपन ब्रेन कहते हैं। देखो शरीर का मुख्य सोचने वाला जो अंग होता है ये जो है मस्तिष्क होता है। ये कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र जो होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क होता है। तो अपन लिखेंगे कि मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो है केंद्र होता, यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता। यह उनके आचरणों का नियमन
एवं नियंत्रण करता। यहां लिखेंगे नियंत्रण केंद्र होता है। नियंत्रण केंद्र होता है, मुख्य केंद्र होता है। तो मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र होता है, जो उनके आचरणों का नियमन करता है, नियंत्रण करता है। देखिए, शरीर का मुख्य सोचने वाला अंग जो होता है वो मानव मस्तिष्क होता है। अपन मस्तिष्क की संरचना कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।